हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो थी वो हेनरी फेल ने दी थी। ये चीफ कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी फेल जो थे, इन्होंने के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किए थे। बुक फॉर्म में इनका पब्लिकेशन हुआ था जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल। ये फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी 1916 में। हिज वर्क वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश टाइटल्ड जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिश्ड इन लंदन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1949। 1949 में इनकी जो बुक थी वो इंग्लिश वर्जन उसका आया था और उसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन और ये लंदन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिश हुई थी। इन्होंने जो टर्म एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ज़्यादा यूज़ किया था इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट। इस थ्योरी में और भी इनके अलावा जो कंट्रीब्यूटर्स थे, तो हेनरी फेल और जो बाकी कंट्रीब्यूटर्स थे, इन्होंने हाईलाइट की थी जो प्रॉब्लम्स थी वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टॉप मैनेजमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हेनरी फेल ने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। इन्होंने नाम दिया था उसको बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और इन्होंने सारी एक्टिविटीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहली है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, दूसरी है मैनेजरियल क्वालिटीज़, थर्ड इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज़ एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। पहली आती है क्लासिफिकेशन या ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। हेनरी फेल के अकॉर्डिंग जो ऑपरेशंस होते हैं किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें 6 एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ टेक्निकल। टेक्निकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आती है उसको उन्होंने टेक्निकल एक्टिविटीज़ के अंदर रखा था। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज, खरीदना, बेचना या आप किसी भी तरह का लेन देन कर रहे हैं तो वो कमर्शियल में जाता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस, फंड को रेज करना, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे उस पैसे को हम यूटिलाइज करेंगे, तो फंड रेजिंग और यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर जाती है। सिक्योरिटी का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी उसको कैसे हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचाना। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में आता है जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो भी आप लेन देन कर रहे हैं बिजनेस में उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, बुक मेंटेन करना, ये आपकी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। और लास्ट एक्टिविटी इन्होंने जो बताई थी वो थी मैनेजरियल एक्टिविटीज़। इनके अकॉर्डिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में ये 5 एक्टिविटीज़ आती हैं। पहला प्लानिंग, किसी भी चीज़ को प्लान करना कि वो काम कैसे होगा। ऑर्गेनाइजिंग, एक सिस्टमैटिक वे में वर्क को परफॉर्म करना। कमांड, डायरेक्शन देना, बताना कि काम कैसे किया जाए। कोऑर्डिनेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिविटीज़ हो रही, डिपार्टमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तभी वो काम अच्छे से हो पाएगा। और कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने काम शुरू किया वो ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उसको देखना और उसको सही करना, ये होता है कंट्रोलिंग। तो हेनरी फेल ने जो ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बताए थे उसमें 6 एक्टिविटीज़ बताई थी। नेक्स्ट इन्होंने बताया था मैनेजरियल क्वालिटीज़। इनके अकॉर्डिंग एक मैनेजर के अंदर ये 6 मेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया था मैनेजरियल क्वालिटीज़। पहली क्वालिटी होती है आपकी फिजिकल हेल्थ, कैसी है, वीगर कितना सहनशील है, पेशेंस लेवल कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, ये सारी फिजिकल क्वालिटीज़ कहलाती हैं। मेंटल क्वालिटीज़ का मतलब होता है क्या कैपेबिलिटी एक मैनेजर की है, कितना वो चीज़ों को समझ सकता है, लर्न कर सकता है, उनकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है, सिचुएशन को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं वो। मॉरल का मतलब होता है लॉयल्टी क्या है, कितने ईमानदार हैं, डिग्निटी क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितना ले रहे हैं, ये सब मॉरल आपकी क्वालिटीज़ में जाता है। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिटीज़ का मतलब होता है पर्टिकुलर जिस प्रोफाइल पे वो हैं उस प्रोफाइल पे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैटर्स आते हैं, एक जनरल फंक्शनिंग के लिए जो भी एजुकेशन ज़रूरी होती है वो उनके पास है कि नहीं है। टेक्निकल का मतलब होता है जो काम वो कर रहे हैं उसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन उनके पास है कि नहीं है।
और एक्सपीरियंस का मतलब होता है उनको कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कितना तजुर्बा है उन सब चीज़ों को लेके। तो हेनरी फेयल के अकॉर्डिंग ये मैनेजर के अंदर ये 6 मेन क्वालिटीज़ ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर इन्होंने दिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ज़्यादातर इनके यही प्रिंसिपल्स फेमस हैं। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में जो हेल्प करते हैं, तो उनको नाम दिया गया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया था दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न का मतलब होता है विभाजित करना, भाग, लेबर का मतलब जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स जो होती है। इनका कहना था कि जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में काम को डिवाइड करना चाहिए, ताकि एक एम्प्लॉय अगर वही काम बार बार करता है तो वो इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। जब आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, किसी काम में दक्ष हो जाते हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इन्होंने कहा इस कंसेप्ट को हमें हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अप्लाई करना चाहिए। फिर इन्होंने नेक्स्ट प्रिंसिपल जो दिया था वो दिया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस भी पोस्ट पे एम्प्लॉय काम करता है वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ आती हैं, लाइक जैसे अगर आप मैनेजर की प्रोफाइल पे काम करते हो तो मैनेजर की प्रोफाइल पे कुछ फॉर्मल अथॉरिटीज़ होती हैं। फॉर्मल अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब है वो अथॉरिटी जो आपको आपके डेजिग्नेशन, आपके पद से, आपके पोस्ट से आपको मिलती है। और पर्सनल अथॉरिटी का मतलब होता है जो आप अपनी क्वालिटीज़, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने रिलेशंस के बेस पे लेते हो। तो इनके अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वर्क असाइनमेंट से आती है, आपकी क्या वर्क आपको दिया गया है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो इनके अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी मैनेजर के लिए जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था वो था डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको आप कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हो। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिसिप्लिन जो होता है वो एक अच्छी लीडरशिप का रिजल्ट होता है। जो डिसिप्लिन्स होते हैं, फॉर्मल डिसिप्लिन्स जो होते हैं वो वार्निंग्स के फॉर्म में आते हैं। आप कोई गलती करते हो, कंपनी आपके ऊपर फाइन इम्पोज करती है, या आपको वार्न करके छोड़ दिया जाता है, या डिमोशन हो जाता है आपका। ये सब क्या होता है, ये सब डिसिप्लिन्स के फॉर्म एक तरह से। इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मल डिसिप्लिन्स होते हैं वो इतने फॉर्म्स में आते हैं। और इन वार्निंग्स या डिमोशंस, रेमुनरेशन का मतलब आपकी सैलरी डिडक्ट कर ली, या आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगा दिया, या कोई प्रॉपर्टी आपने डैमेज करी उसका फ़ाइन लगा दिया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कब होती हैं, जब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो, कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। तो इनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इम्पोज की जाती, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर ये चीज़ें इम्पोज, फाइन या डिमोशन या वार्निंग देने से पहले हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो बंदा किस सिचुएशन में था और किस कारणों की वजह से उसने ये रूल्स जो थे वो ब्रेक करे थे। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब एकता होता है। कमांड मतलब जब आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट करते हो, कुछ बताते हो कि क्या करना है। तो यहाँ पे इनका मतलब था यूनिटी ऑफ कमांड से कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स वर्क करते हैं तो उनके पास एक सुपीरियर या एक सुपरवाइज़र होना चाहिए जो उनको कमांड दे कि क्या करना है। अगर आपको ही 4 लोग 4 तरह का काम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन सा काम पहले करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो इमीडिएट बॉस है या सुपरवाइज़र, उसने कहा आपको ये प्रोजेक्ट शाम तक हमें देना है। आपका उस डिपार्टमेंट का हेड आके आपको बोलता है कि नहीं मुझे 1 घंटे में चाहिए। तो अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे किसकी सुननी है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहती है कि जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाए वो एक सुपीरियर के थ्रू दिए जाएं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया था वो था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब सिमिलर टू कमांड एक तरह से, कि हम ये बता रहे हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ये मतलब था कि अगर सेम ऑब्जेक्टिव या एक सेम ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें जो मैनेजर है उसको ही एक प्लान यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केटिंग में जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है, सेलिंग होती है, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, प्राइजिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है इनको एक हेड, एक मैनेजर जो हेड है वो डील करे। प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं
वो एक अलग हेड डील करे। तो ये डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए कि अगर आप सेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे एक हेड हो जो डायरेक्शन प्रोवाइड करे। ये नहीं मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन वाले को भी डायरेक्शन दे रहा है, रिक्रूटमेंट कितना करना है एचआर वाले को डायरेक्शन दे रहा है, या एचआर वाला मार्केटिंग को भी दे रहा है। ये नहीं, क्योस नहीं होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन होता है, जो मैनेजर है उसको एक प्लान को फॉलो करके डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इन्होंने दिया था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। हम भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो हर आदमी अपनी ग्रोथ चाहता है, सैलरी के टर्म्स में भी चाहता है, पर्सनल ग्रोथ भी चाहता है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी चाहता है। तो इनके अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उससे बढ़ के कंपनी का इंटरेस्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखना चाहिए। जो कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो सारे मेंबर्स को क्लियरली पता होना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबसे ऊपर होगा और वो अचीव होगा तो आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी अचीव हो जाएगा। तो सबऑर्डिनेशन का यह मतलब था अधीन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉय का अपना पर्सनल इंटरेस्ट या मैनेजर का अपना पर्सनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट था रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। जो भी सैलरी, बेनिफिट्स, पर्क्स हम लोग देते हैं ये फेयर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि पॉसिबल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर इसलिए बोला गया कि जनरल थिंकिंग होती है एम्प्लॉयज़ की कि हम वर्क ज़्यादा करते हैं उस हिसाब से हमारी पे नहीं है। एम्प्लॉयर्स को लगता है हम पैसा ज़्यादा देते हैं पर एम्प्लॉय के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में इन्होंने बोला कि जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर काम करते हैं वो जो रेम्यूनरेशन है वो फेयर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा सके एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। हालांकि इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग की बात नहीं की थी कि प्रॉफिट शेयरिंग करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ में। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो था इनका वो था सेंट्रलाइजेशन था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब था इनका कि जो मैनेजर होता है उसके पास एक फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो उसके नीचे काम करते हैं उनके पास भी इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने लेवल पे अपनी जॉब्स को कर सके। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से प्रॉपर वे में सेंट्रलाइज तरीके से वर्क होना, डिसीजन मेकिंग से इसको लिया जाता है। हालांकि जो स्मॉल फर्म्स होती है उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे जो डिसीजन अथॉरिटी होती है वो एक बंदे के पास में होती है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं या जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें जनरली जो ओनर होते हैं, आपके चेयरपर्सन्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उन्हीं के पास होती है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कितनी सेंट्रलाइज्ड है, कितनी एक बंदे के पास है, कितने लोगों के पास में बिखरी हुई है। ज़्यादा लोगों के पास में अगर वो पावर होती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं कि सबके पास पावर है। तो सेंट्रलाइजेशन, इनका कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैनेजर उसके पास फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए बट सबऑर्डिनेट्स के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि उनको अपने काम करने में कोई इशू ना आए। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया था वो था स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब था यहाँ पे अथॉरिटी और कम्युनिकेशन से इनका कहना था कि जो कम्युनिकेशन होता है वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हर एक पोजीशन पे पास होनी चाहिए। ये जो हियरकी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि एक एम्प्लॉय होता है, उसके ऊपर सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र के ऊपर उसका मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर उसका बॉस होता है, जो हियरकी होती है। तो जो भी कम्युनिकेशन पास हो रहा है वो हर लेवल से इंफॉर्मेशन पास होके आना चाहिए। इट कैन बी शॉर्ट सर्किट ओनली स्पेशल सर्कमस्टेंसेज फॉर दिस पर्पज ही सजेस्टेड गैंग प्लान। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि ये जो हियरकी है इसको हम बाईपास कर सकते हैं किस केस में, जब कोई स्पेशल केस आया, कोई इमरजेंसी हो, तो उसके लिए इन्होंने गैंग प्लैंक दिया था। गैंग प्लैंक क्या होता है कि जैसे आपका हियरकी है कि एक टॉप मैनेजमेंट है ए, फिर बी सी डी ये उसके नीचे के लोग हैं, फिर ई एफ जी इधर के लोग हैं। अब जो मैनेजर है अगर कम्युनिकेशन पास होगी तो वो ऐसे होगी ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से ई, एफ से जी, ऐसे ही वाइस वर्सा। यहाँ पे गैंग प्लान का मतलब था कि अगर हम मैनेजर डी और मैनेजर जी हैं, सेम लेवल पे ये दो मैनेजर हैं, अब अगर हमें जी को कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है
तो स्केलर चैन के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन पहले डी सी को देगा, फिर बी के पास जाएगी, फिर ए के पास जाएगी, ए से ई, ई से एफ, एफ से जी। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। तो जब कोई इमरजेंसी हो या कोई स्पेशल सिचुएशन आती है तो उस पर्पज़ पे गैंग प्लैंक का मतलब था कि एक ही लेवल पे अगर दो मैनेजर हैं तो वो सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। डी सीधे बात करता है जी, कर सकता है जी से। ये पूरा इसको फॉलो करके नहीं जाना पड़ेगा, इसी को इन्होंने गैंग प्लैंक बोला था। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया था प्रिंसिपल वो था ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि सारी चीज़ें जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी सही जगह पे होना चाहिए। अगर आपके और आप किसी टूल्स इक्विपमेंट्स के साथ वर्क करते हैं, मशीनरी के साथ वर्क करते हैं, तो उनका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। मशीन्स का, टूल्स रखने का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, काम करने की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और सही समय पे सही जगह पे सही आदमी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें एक ऑर्डर में होनी चाहिए। नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी का मतलब इन्होंने बोला था कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए जस्टिस और काइंडनेस का। अगर हम एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करते हैं, कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है, नेपोटिज्म नहीं होता है, बायसनेस नहीं होती है, अगर एक मैनेजर सबको साथ लेके चलता है, सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली लेके चलता है, तो उससे लॉयल्टी ज़्यादा आती है एमंग द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो और ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था वो था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है आप अपनी जॉब में कितने लंबे समय तक रुक रहे हैं। तो इनका कहना था कि जो भी आपके यहाँ लोग एम्प्लॉय काम करते हैं उनके वर्क में, उनके टेन्योर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अननेसेसरी का जो टर्नओवर है वो नहीं होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब होता है कितने एम्प्लॉयज़ ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और कितने लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इनका कहना था कि जो टर्नओवर था उसको कम होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब्स में सिक्योरली फील करता है, उसको जॉब सिक्योरिटी है रीजनेबल, तो वो जल्दी वो जॉब छोड़ के नहीं जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ के टेन्योर में, जॉब सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल था इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है आगे बढ़ के कुछ करना। तो इनका कहना था कि मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो इनिशिएटिव ले सकें। हमें एक इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि जो मैनेजर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा एनवायरनमेंट दे कि एम्प्लॉयज़ खुद आगे से आगे बढ़ के काम करें, चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करें। तो इससे एनर्जी लेवल भी, एंथुसियाज्म भी स्ट्रॉन्ग रहता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। लास्ट प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया था वो था एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट्स है यहाँ पे। ये जो प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो मैनेजर है उसको ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही करना चाहिए ताकि वो टीम स्पिरिट्स को प्रमोट कर सके। तो इतने मेन 14 प्रिंसिपल्स थे जो हेनरी फेयल ने दिए थे। इनको जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो दिया था वो था एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने बोला अपार्ट फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, जो ये 14 प्रिंसिपल, इसके अलावा 5 एलिमेंट्स भी ज़रूरी होते एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला था। पहला प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है क्या ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं, क्या हम अचीव करना चाहते हैं और इसे हम कैसे अचीव करेंगे। तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे पाएंगे, ये हम प्लानिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना। फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब रूल्स रेगुलेशंस, ताकि हम उस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली पा सकें। फिर इन्होंने दिया था कमांडिंग। कमांडिंग का मतलब एक तरह से डायरेक्शन देना, कमांड करना। कमांड देना इसलिए ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को बताना कि उन्हें क्या करना है, ताकि जो भी हमने प्लानिंग की है, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, अपने प्लान्स को हम पूरा कर सकें। इसके लिए कमांड देना, डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो सारी वर्किंग हो रही है वो सही तरीके से हो रही कि नहीं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक मार्केटिंग में हम लोग कोई काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट बन रही है, ऐड बना रहे हैं, तो उसमें प्राइस कितना हम लोग मेंशन कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग उसमें टैगलाइंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें, जो कलर क्या होगा, मीडिया कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर इंश्योर कर सके प्रॉपर वर्किंग हो रही है गोल और ऑब्जेक्टिव की तरफ की नहीं। और लास्ट में दिया था कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो हमने प्लान बनाया, अब उसके अकॉर्डिंग हम काम तो शुरू कर दिए हैं, तो जो काम हम कर रहे हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे हमें करेक्शन करना है। तो कंट्रोलिंग का मतलब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो ये देखना, और जो नहीं हो रहा उसको हमें सही करना। इतने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने हेनरी फ्यूल ने हमें बताए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। फिर इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि हेनरी फ्यूल की जो थ्योरी इन्होंने दी, हमें जनरल प्रिंसिपल्स दिए, ये जो पार्टिसिपेशंस दिया, उसका इवैल्यूएशन क्या था। इनका जो वर्क था, डिवीज़न ऑफ वर्क, ये जो इन्होंने क्वालिटीज़ बताई मैनेजर की, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए, और जो एलिमेंट्स दिए थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसको अप्रिशिएट किया गया। ये सबसे पहले थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, उसमें से काफ़ी सारे आज भी वैलिड हैं। जो आपकी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक टाटा और आपकी रिलायंस है और एप्पल वगैरह है, इसमें आज भी एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, ये सब आज भी यूज़ होता है। तो इनके काफ़ी सारे प्रिंसिपल आज तक वैलिड हैं जो चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। इनको क्रिटिसाइज़ किया था इस बेस पे कि जो इनकी थ्योरी थी वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, और ना उसका प्रैक्टिकल वैलिडेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक ये भी बोला, क्रिटिक्स ने, कि टेलर की थ्योरी की तरह इनकी भी थ्योरी वन साइड अप्रोच लेके चलती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही, जो प्रबंधन में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको लेके चलते हैं कि टॉप मैनेजमेंट को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सिर्फ उस पर फोकस करती है इनकी थ्योरी। फिर इनफॉर्मल जो भी नीड्स होती हैं या ग्रुप डायनमिक्स, की जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बीच में ग्रुप बनता है, टीम बनती है, उसके बीच में कोहेशन कैसा है, डायनमिक्स कैसा है, ये सारे इश्यूज इनकी थ्योरी में नहीं थे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अब ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं, ये सब भी अकाउंट्स में नहीं लिया गया था। तो ये इवैल्यूएशन था, प्रोज एंड कॉन्स थे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के। अपार्ट फ्रॉम हेनरी फ्यूल के अलावा और भी अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हुए थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में पार्टिसिपेट किया था, ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। कौन से थे वो अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स? पहले थे मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया था। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वर्क का डिवीज़न होता है, सब कुछ फॉर्मल वे में होता है। तो उस और इन्होंने इनका कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कराने के लिए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड थे ओलिवर शेल्डन, इन्होंने एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा जोर दिया था और ये कंसेप्ट इन्होंने ऐड किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो इनका नॉर्मेटिव अप्रोच था इन्होंने डेवलप किया था कि फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट को देखा गया था बोथ एज अ साइंस एंड फिलॉसफी, और इन्होंने बुक भी लिखी है उस पर, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। फिर मोने रेले, ये एग्जीक्यूटिव्स थे जनरल मोटर्स में, यूएसए में, ये भी इन्होंने भी इन्फेसाइज किया था, ये हेनरी फ्यूल के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने भी जो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स थे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के फोकस किया था। इन्होंने भी कहा कोऑर्डिनेशन, स्केलर, फंक्शन और स्टाफ फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लूथर गुलिक, इन्होंने पॉस्कॉप दिया होगा, बहुत ज़्यादा आपने वर्ड सुना होगा। ये एक्रोनिम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग का। और लेंडर और उर्विक, इन्होंने क्या किया था, इनके जो हेनरी फ्यूल और बाकी के वर्क्स थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने सारे वर्क को इंटीग्रेट किया था, एक होल उसमें कंसेप्ट में दिया था, सारी वर्क को एक जगह पे फॉर्म किया था। तो ये कंट्रीब्यूटर्स थे, इनको थोड़ा सा डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।